गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो 10वीं वर्ग का अर्थशास्त्र है, उसका पाठ 5 है। पाठ का नाम है रोजगार एवं सेवाएं। जी, रोजगार और सेवा में एक दूसरे जो है पूरक का संबंध है। जैसे मान के चलिए कि हम कोई काम कर रहे हैं तो वह रोजगार हुआ, और उस रोजगार में जो हमको धन एकत्रित होगा और उस धन को हम दूसरे जगह अगर इन्वेस्ट करते हैं तो फिर वहाँ पर क्या होगा, सेवा क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी कि लोगों को फिर से रोजगार क्या होगा, मिलेगा। इस तरह से रोजगार और सेवा में जो है पूरक का संबंध है। उसी के आधार पर पहला प्रश्न है कि रोजगार एवं सेवा में क्या संबंध है। तो रोजगार एवं सेवा का मतलब है कि जब व्यक्ति अपने परिश्रम यानी अपने काम करके और एवं शिक्षा के आधार पर जीविका चलाने के लिए धन एकत्रित करता है, ठीक है, और उस धन को उत्पादक के क्षेत्र में निवेश करता है, यानी कि फिर से उसको इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है, तो सेवा क्षेत्र उत्पन्न होता है। अतः रोजगार एवं सेवा एक दूसरे का क्या है, पूरक हो। जितना जितना धन आएगा, एकत्रित हुआ, उसको जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना सेवा क्षेत्र का क्या होगा, निर्माण होगा। अतः हम लोग कह सकते हैं कि रोजगार और सेवा एक दूसरे में क्या है, पूरक का संबंध है। अगला जो प्रश्न है वह है कि आउटसोर्सिंग क्या है, यानी बाह्य स्रोत क्या है। जी, बाह्य स्रोत का मतलब है बाहरी स्रोत, यानी कि जब भी कोई कंपनी या बहुराष्ट्रीय कंपनी हो, बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब एक बार आप समझ लेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि ऐसा कंपनी जो बहु देश में अपना व्यापार करता होगा, अपना वस्तु को बेचता होगा। जी, तो जब देखिए कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां संबंधित नियमित सेवाएं स्वयं अपनी कंपनी के बजाय किसी निजी बाहरी या विदेशी स्रोत से प्राप्त करता है तो उसे बाह्य स्रोत कहते हैं। जी, जैसे हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, अमेरिका का अगर कोई कंपनी है, अगर इंडिया में आके वह उत्पादन कर रहा है तो उसमें जो काम करने वाले मजदूर होंगे, वह अमेरिका से तो लाएंगे नहीं, तो वह कहाँ से ले रहे हैं, इंडिया से, यानी बाहरी जगह से। तो उसके लिए वह चीज़ क्या हो जाएगा, बाह्य स्रोत कहलाएगा। जैसे कोका कोला ही अगर बनाएगा तो जल तो लाएगा नहीं अमेरिका से, तो जल उसको इंडिया से मिल रहा है, तो वह कौन चीज़ कहलाएगा, बाह्य स्रोत कहलाएगा। जी, अगला जो प्रश्न है कि सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। सेवा क्षेत्र को मुख्यतः जो है 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया। पहला है सरकारी सेवा क्षेत्र और दूसरा है गैर सरकारी सेवा क्षेत्र। नामे से स्पष्ट है, सरकारी सेवा जब देश या राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देगा, कौन देगा, सरकार देगा, तो उससे विभिन्न क्षेत्रों में क्या करेगा, काम भी लेती है, तो इसे सरकारी सेवा कहते हैं। जैसे सैन्य सेवा हो गया, सैनिक वाला सेवा, शिक्षा सेवा सरकारी स्कूल होता है, स्वास्थ्य सेवा सरकारी हॉस्पिटल होता है, बैंकिंग सरकारी बैंकों होता है। तो इस तरह से जो क्षेत्र होंगे वह सरकारी सेवा के रूप में कहलाएंगे। दूसरा जो हमारा है गैर सरकारी, जी क्या है, गैर सरकारी सेवा जब सरकार द्वारा संचालित काम को किसी गैर सरकारी संस्था यानी प्राइवेट द्वारा पहुंचाया जाता है तो इसे गैर सरकारी सेवा कहते हैं। जैसे स्वास्थ्य सेवा, जैसे सरकारी हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। शिक्षा सेवा सरकारी सेवा भी है और प्राइवेट सेवा भी है। और सारी सेवा कह सकते हैं, जैसे परिवहन भी होता है। परिवहन जो होता है जैसे बस, सरकारी बस भी है और प्राइवेट बस भी है। जी, ये हो गया, परिवहन हो गया। तो इस तरह से जो है गैर सरकारी सेवा होता है। अगला प्रश्न है कि आधारभूत संरचना से आप क्या समझते हैं। जी, आधारभूत, बेसिक, आधारभूत संरचना से आप क्या समझते हैं। तो आधारभूत संरचना से मतलब है कि उस सुविधा और सेवाओं से जो देश के आर्थिक विकास में क्या करेगा, मदद करेगा। जो देश के आर्थिक विकास में मदद करेगा वह कहलाएगा आधारभूत संरचना। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, आधारभूत संरचना का मतलब है कि आर्थिक विकास के स्तंभ होते हैं, जैसे ऊर्जा, यातायात, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवा, बहुत सारे सेवाएं हैं जो देश के लिए मजबूत होते हैं। अगला प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र को बतावें। जी, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से कौन जो है 5 को क्षेत्र जुड़ा हुआ है। तो इसके अंतर्गत जो है पहला है वह है कंप्यूटर सेवा, दूसरा है विज्ञापन सेवा, तीसरा है सुरक्षा सेवा,
चौथा है कानूनी सेवा और पांचवा है चिकित्सा सेवा। ये सब जो सेवा है आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ हो। अगला प्रश्न है कि आर्थिक संरचना का क्या महत्व है। जी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पूछ चुका है। आर्थिक संरचना का क्या महत्व है। जी, आर्थिक संरचना प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं लोगों की खुशहाली में वृद्धि करता है। जी, जिसका आर्थिक संरचना जो मजबूत होगा तो वह लोग क्या होगा, खुशहाल रहेगा। आर्थिक विकास के संरचना के अंतर्गत वित्त, ऊर्जा, यातायात, संचार को शामिल किया जाता है। तो इससे क्या है कि वह देश खुशहाल होता है, उसका मजबूत होता है यह से क्षेत्र सब। जी, अगला प्रश्न है कि मंदी का असर भारत पर क्या पड़ा। जी, जब रिसेशन आता है, मंदी आता है अर्थव्यवस्था में, तो उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो भारत की पूंजी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र काफ़ी विकसित भी है और मजबूत भी है, और हमारा आधारभूत संरचना कमज़ोर होने के बावजूद भी वर्तमान मंदी का असर भारत पर बहुत कम पड़ा है। लेकिन इसी में दूसरा जो विदेश सब था उस सब का स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गया। अगला जो प्रश्न है वह कि वैश्वीकरण का प्रभाव जो है सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा। वैश्वीकरण, जी अगला पाठ छठा जो है वो वैश्वीकरण ही है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पाठ है। लेकिन यहाँ पर जान लीजिए वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व को एक करना, यानी बहुत सारे देश है सबकी अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ देना। यानी वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा। तो वैश्वीकरण का यहाँ पर आपको हम समझा देने का करेंगे कि वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व की अर्थव्यवस्था को एक करना। जी, तो वैश्वीकरण के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ती है। जी, वैश्वीकरण के चलते सेवा क्षेत्र का काफ़ी विस्तार हुआ है। जब भी एक देश दूसरे देश से जुड़ेगा तो यहाँ के लोगों को वहाँ रोज़गार मिलेगा, वहाँ के लोगों को यहाँ रोज़गार मिलेगा, तो सेवा क्षेत्र का भी क्या होगा, काफ़ी विस्तार हुआ। लोगों को दूसरे देश में जाकर रोज़गार करने का खुला अवसर मिलता है। जी, लोग आराम से एक देश से दूसरे देश में जाकर अपनी रोजी रोटी के लिए काम करता है। सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र का काफ़ी विस्तार भी हुआ है। हाल में मंदी के कारण सेवा क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा है। क्योंकि जब भी मंदी आएगा तो बहुत सारे लोगों का नौकरी क्या होगा, ख़त्म होगा, तो सेवा क्षेत्र पर क्या होगा, प्रभाव पड़ रहा है। अगला जो प्रश्न है, सेवा क्षेत्र पर एक निबंध लिखें। सेवा क्षेत्र पर एक निबंध लिखें। सेवा क्षेत्र जो है इस पर हम लोग को एक निबंध लिखना है कि उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि हुई। जी, वैश्वीकरण जब ही होगा, जब भी एक देश दूसरे देश से जुड़ेगा तो वहाँ पर काम करने का अवसर प्राप्त होगा, तो वहाँ पर सेवा क्षेत्र में क्या होगा, अत्यधिक वृद्धि हुई। सेवा क्षेत्र रोजगार का एक क्षेत्र है जिसके सेवा क्षेत्र रोजगार का एक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत लोगों को बड़े स्तर पर, जी जिसके अंतर्गत लोगों को, एक सेकेंड, हाँ, जिसके अंतर्गत लोगों को बड़े स्तर पर काम करने का क्या होता है, मौका मिलता है, काम करने का मौका मिलता है। वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जी सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से भी ज़्यादा हो गया है। सेवा क्षेत्र के विकास से रोजगार के मौका का निर्माण किया जा सकता है। सेवा क्षेत्र के विकास के लिए मनुष्य को शिक्षित करना बहुत ही आवश्यक है। जितने भी शिक्षित होंगे वह देश उतने भी मजबूत होंगे। जिस देश या राज्य का मानव पूंजी यानी मानव जो है शक्तिशाली होगा, वहाँ का श्रम क्या होगा, उतना ही शक्तिशाली जन्म लेगा, जिसके कारण लोग जो है रोजगार पाने में सक्षम हो पाता है। और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत वित्त, बीमा, यातायात, संचार, यहाँ पर रॉ हो जाएगा, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि है। यानी कि हम लोग सेवा क्षेत्र में जो अभी पीछे पढ़े हैं कि इसके अंतर्गत दो तरह के होते हैं, सरकारी सेवा
और गैर सरकारी सेवा, तो उसको भी हम लोग इसमें जोड़कर लिख सकते हैं। निबंध ही लिखना है, आपके अंदर जो भी हो 10, 12, 14 लाइन का जो आपके अंदर आएगा उस सारा चीज़ आप इस पर निबंध के रूप में लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में है कैसे? भारत जो है विश्व को सेवा देने का काम कर रहा है। जी है, काम तो दे रहा है, देखिए कैसे दे रहा है। भारत विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में है कैसे? तो भारत विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में है क्योंकि भारत में आज तेज़ी से ध्वनि आधारित प्रक्रिया जैसे जिसे हम लोग बीपीओ या कॉल सेंटर कहते हैं, अभिलेखांकन, बैंकिंग, रेलवे सेवाएं, पूछताछ, संगीत की रिकॉर्डिंग, चिकित्सा संबंधी सलाह, शिक्षण एवं शोध कार्य इत्यादि अनेक सेवाएं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ जैसे विकसित देशों की कंपनियां प्रायः भारत की छोटी छोटी कंपनियां संस्थाओं से प्राप्त कर रही है। जी, बहुत ऐसे विदेशी कंपनियां हैं जिसको भारत जो है कम दर में जो है सेवा देने का काम कर रहा है। भारत में निम्न मजदूरी दर, यानी मजदूरी दर क्या है? कम है। भारत अपने श्रम की मेधा शक्ति, कुशलता एवं विशिष्टता एवं निम्न मजदूरी के कारण जो सेवाएं विदेशी कंपनियों के लिए भेजता है उसकी तुलना में लागत बहुत कम होती है। तो भारत, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत जो है विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में है। सेवा प्रदाता, देखिए सेवा देने वाला, इसको हम थोड़ा और समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि भारत जो है विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में है। क्यों? क्योंकि बहुत ऐसे कंपनियां हैं जिसको भारत जो है सेवा देने का काम कर रहा है, तो उसको हम लोग भारत को सेवा प्रदाता के रूप में देखते भी हैं। अगला जो प्रश्न है, सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास क्या किए जा रहे हैं? जी, सेवा क्षेत्र में सरकार का क्या योगदान है या सरकार के द्वारा क्या कोशिश की जा रही है? तो सेवा क्षेत्र से मतलब होता है जहां शारीरिक शक्ति, कार्य क्षमता और गुण के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। जिसके अंदर जो गुण है उसके आधार पर जो काम कर रहा है तो वह हो जाएगा सेवा क्षेत्र में, उसका क्या हो रहा है? योगदान हो रहा है। इसमें जो कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर, जी इसमें राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के द्वारा रोजगार निर्माण करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें पहला है स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम 1979। जी, इसमें आपको बताना है कि सरकार क्या क्या काम कर रहे हैं जिसके द्वारा लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो पहला है स्वरोजगार शिक्षण कार्यक्रम 1979, दूसरा है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983, तीसरा है समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 20 अक्टूबर 1980, जवाहर रोजगार योजना 1989, स्वयं सहायता समूह नरेगा इत्यादि। इस सब कार्यक्रम के तहत सरकार जो है लोगों को रोजगार देने का काम कर रहा है, यानी कि सरकार द्वारा प्रयास हो रहा है कि लोगों को काम मिले, यानी सेवा क्षेत्र में उसको मौका मिले। अगला जो प्रश्न है कि गैर सरकारी संस्था किस प्रकार सेवा क्षेत्र के विकास को सहयोग करती है? गैर सरकारी संस्था यानी प्राइवेट संस्था जो है वह कैसे जो है सेवा क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है? अभी हम लोग पीछे पड़े हैं कि जब काम के द्वारा, यहाँ पर भी दिया हुआ है कि जब सरकार द्वारा संचालित अनेक कामों को, जी सरकार के कामों को गैर सरकारी संस्था के सहयोग से लोगों तक पहुँचाया जाता है या लोग भी स्वयं अपने प्रयास से ऐसी संस्थाओं या सेवाओं से लाभान्वित होते हैं तो उसे गैर सरकारी सेवा के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे दूर संचार यानी टेलीफोन, मोबाइल जो है, स्वरोजगार सेवाएं, बस सेवाएं, विमान सेवा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, बहुत ऐसी सेवा है जो लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। खासकर कुछ ऐसे सेवाएं हैं जैसे शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, जिसे सरकार अकेला पूरा करने में सक्षम नहीं है। अतः इस सब कामों को
क्या करती है कि गैर सरकारी संस्था सरकार के कामों को सहयोग कर रही है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात सेवाएं, शिक्षा सेवाएं में व्यापक विस्तार हुआ है। जी, बहुत ऐसे काम हैं जिसको सरकार अकेले करने में सक्षम नहीं है, तो उसको प्राइवेट संस्था या गैर सरकारी संस्था के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो इस तरह से गैर सरकारी संस्था भी सेवा क्षेत्र में अपना क्या कर रही है, योगदान दे रही है। अगला जो नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव, जी वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत पर क्या पड़ा। वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा, लिखे। तो इसमें है कि आर्थिक विकास किसी राष्ट्र एवं राज्य की सतत प्रक्रिया होती है, जी लगातार होना चाहिए, जिससे जो उस देश का क्या होगा, विकास भी होगा। मंदी के कारण आर्थिक विकास धीमा हो जाता है। मंदी के कारण उत्पादन प्रक्रिया को भी धीमा करना पड़ा है। जब मंदी ही आ जाएगा, रिसेशन आ जाएगा, तो फिर कोई वस्तु को न ज़्यादा खरीदने वाला होगा, तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, मंदी आ जाएगा। भारत का सकल घरेलू मांग अधिक होने के कारण मंदी पर असर जो है कम पड़ा। क्यों? क्योंकि भारतीय पूंजी बाजार काफ़ी मजबूत स्थिति में है। भारत के इंजीनियर आज भी बाह्य स्रोत में लगे हुए हैं। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र काफ़ी मजबूत है। हमारा आधारभूत संरचना कमज़ोर होने के बावजूद भी मंदी का असर भारत पर कम पड़ा। इस प्रकार वर्तमान मंदी का प्रतिकूल प्रभाव विश्व के अधिकांश भागों पर पड़ा। विकसित देशों पर मंदी का असर पड़ा, जबकि भारत में इसका असर कम पड़ा। भारतीय पूंजी बाजार की मजबूती, मानवीय कुशलता एवं विशाल श्रम शक्ति के कारण भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। इस तरह से जो है बहुत इम्पोर्टेंट ये पार्ट है। इसके अंतर्गत हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन को पढ़े हैं। ठीक है, अब जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा हमारा वैश्वीकरण। काफ़ी इम्पोर्टेंट है मैट्रिक के एग्जाम के दृष्टिकोण से वैश्वीकरण। ठीक है।